बड़े टाइम बाद लखनऊ में मुलाकात हो रही है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ, सुरक्षित और कुशल मंगल होंगे। आज की जो कहानी है वो कहानी है महंगाई की। और अगर आपको याद हो तो 2012 के आसपास पीपली लाइव एक पिक्चर आई थी और उसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। उस गाने में थोड़ा संशोधन है और संशोधन इसलिए है क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ अगर वो भोजपुरी बोलूँ तो सखी सैया तो नईखे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज के दौर की जो महंगाई है वो गला इसलिए रेत रही है, वो कमर इसलिए तोड़ रही है क्योंकि ये बेरोजगारी और कम आय के बीच में आई हुई महंगाई है। आज जनता को महंगाई के बोझ तले उन लोगों ने दबाया है जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज जनता को बेरोजगार और 45 वर्ष की भयावह बेरोजगारी के नीचे उन लोगों ने कुचला है जो 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात करते थे। 22 करोड़ आवेदन आए पिछले 8 साल में और 7 लाख नौकरियां मिली हैं। यही असलियत है सरकार की। आज की जो महंगाई है वो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जिस पर अमूमन चर्चा होती है उस तक सीमित नहीं है। आज तक की महंगाई ने आटे को इस गरीबी में और गीला कर दिया है, दूध दही आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है, लस्सी पीना दूभर कर दिया है। और सरकार के सामने अगर ये बोलिएगा तो आपको पलटकर बोला जाएगा कि ना हम लहसुन प्याज खाते हैं, ना हम दूध दही पीते हैं। बेरोजगारी की बात करिएगा तो बोला जाएगा पकौड़ा तलो। कुछ आंकड़े हैं और आंकड़े झुठलाते नहीं है, आपके सामने जरूर रखना चाहती हूँ। रसोई गैस का सिलेंडर 2014 में 410 रुपए का था, आज 1053 से लेके 1200 तक बिक रहा है। पेट्रोल 71 का था, आज 100 के पार है। डीजल 55 का था, आज 90 से 100 के बीच में है। आटा, गेहूं का आटा 22 रुपए प्रति किलो बिकता था, आज वो 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 81% बढ़त हुई है। और बच्चों को पिलाने वाला दूध 35 रुपए प्रति लीटर जो 2014 में बिकता था वो 60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। दही लस्सी के दामों में वृद्धि हुई है। पकौड़ा तलने वाला तेल भी महंगा कर दिया इन लोगों ने। ये क्यों हुआ है? क्या ये वैश्विक कारणों से हुआ है? क्या सरकार कोरोना और यूक्रेन के पीछे छुप सकती है? नहीं, छुपने का काम कायर करते हैं और वही काम ये कर रहे हैं। सरकार ने जीएसटी में फैसला लिया और आटा, दाल, चावल, दही, लस्सी पर जीएसटी लगा दिया। और जब विपक्ष ने, ये पते की बात है, जब विपक्ष ने इस मसले को उठाया तो ये कहकर भ्रमित किया गया कि आप तो जीएसटी काउंसिल में थे, आपने वहां पर विरोध क्यों नहीं किया। ऐसा सफेद सपाट झूठ बिना पलक झपकाए जो वित्त मंत्री बोलती हैं, जो मोदी जी बोलते हैं, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में राजस्थान की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाकायदा लिखित विरोध किया है। इसके बारे में राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लिखकर वित्त मंत्री को याद दिलाया कि आप झूठ मत बोलिए। हमने लगातार इसका विरोध किया था और डिसेंट लेटर दिया था। तो पहला झूठ उनका ये है। दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश होना जरूरी है। क्या कोई भी विपक्ष का राज्य जीएसटी काउंसिल में जो सरकार ने फैसला ले लिया उसके खिलाफ कुछ कर सकता है? उसका जवाब है नहीं। और इसका तथ्य मैं आपको बताती हूं। जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार के पास 33% वोट है और हर राज्य के पास 2% वोट है। तो अगर आप किसी टैक्स का विरोध कर रहे हैं तो या तो आपको केंद्र सरकार का साथ चाहिए या 25 राज्यों का साथ चाहिए। लेकिन 25 में से 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो ये विपक्ष का नहीं,
ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों और मोदी जी की केंद्र सरकार का लिया हुआ निर्णय है। दाम बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकारों ने और केंद्र की मोदी सरकार ने किया। जब लोग महंगाई पे हाहाकार कर रहे हैं तो सरकार के चुने हुए सांसद लोकसभा में खड़े होकर क्या कहते हैं? फ्री फंड का खाना खा रही है जनता। भाजपा के चेक लिख कर आ रहे जनता को खाना खिलाने के लिए। एक दूसरे मान्यवर हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, सांसद हैं, वो कहते हैं महंगाई कहीं है ही नहीं, सब्जी खरीदने जाइए महंगाई कहीं दिखती नहीं है। वो पता नहीं कौन से पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं, क्योंकि देश में बढ़ता हुआ कुपोषण ये बताता है कि महंगाई ने आपकी थाली तक में घर कर लिया है। ये सरकार की असंवेदनशीलता है कि महंगाई दिखती नहीं है। एलपीजी की बात हो ही जाए, ये सरकार से जब भी डिबेट करिए दो ही बात बोलती है, 84 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। अपने घर से तो राशन लाए नहीं थे, ना भाजपा के कार्यालय से राशन आया था। इस देश का राशन है, इस देश के लोगों तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहुंचना था। और आपने देश की यह हालत कर दी कि 135 करोड़ के इस देश में 84 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। दूसरी बात क्या कहते हैं? उज्ज्वला का काला सच ये है कि औरतों के आंसू तो मोदी जी को एक जमाने में खूब दिखते थे। जो 4.5 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर भरे नहीं गए बढ़ते हुए दामों से, वो नहीं दिख रहे। यह है इनका असली काला सच। 1053 से लेकर 1200 का सिलेंडर गरीब व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग के लिए भरना मुश्किल हो रहा है। और ये सिर्फ वो तमाम उदाहरण हैं जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन वादों को कैसे झुठलाया गया। पेट्रोल और डीजल की भी बात कर ही ली जाए, और करनी जरूरी है। करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ोतरी हुई वो असल में कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बढ़ोतरी कम नहीं हुई। वो बढ़ोतरी कम इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब वैश्विक स्तर पर दाम गिरते हैं तब हमारी सरकार वो दाम कम नहीं करती है। जब वैश्विक स्तर पर दाम गिरकर $20 प्रति बैरल हो जाते हैं तो सरकार कोरोना काल में दाम कम नहीं करती। अभी कुछ महीनों से दाम लगातार गिर रहे हैं। अभी कुछ महीनों से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल का, डीजल का, कच्चे तेल का, एलपीजी का दाम गिर रहा है। लेकिन क्या हमारी सरकार ने दाम कम किए? नहीं। सरकार ने आम आदमी से मुनाफाखोरी करके 27 लाख करोड़ रुपए कमाए, राहत देने का काम नहीं किया है। ये सब क्यों हो रहा है? आप लोगों ने जो रिलीज दी है अंशु जी और लल्लन जी, वो आधी है, उसको पूरी दीजिएगा। आप लोगों ने जो नीचे एंटायर मैसेज था उसका नहीं दिया है, वो पूरी रिलीज दीजिएगा। नोटबंदी करी गई एक तुगलकी फरमान के द्वारा, और फिर एक गलत सलट जीएसटी लाया गया। तमामों कारखाने, तमामों व्यापार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन यह सरकार गलती नहीं मानती है। यह सरकार अंधाधुंध सरकारी कंपनियां बेच रही है। तो पहले तो प्राइवेट कल कारखाने बंद करा दो नोटबंदी और जीएसटी करके, और उसके बाद जब मुद्दे की बात करनी है तो सरकारी कंपनियां बेच दो। तो रोजगार बनेगा कैसे? रोजगार बनाने के तरीके भी नायाब हैं। अब अग्निवीरों के बाद बैंकों में भी 4 साल के लिए लोगों को किराए पे रखा जाएगा, और 23 साल का युवा रिटायर्ड घोषित हो जाएगा। अपने लड़कों को, बच्चों को भेजेंगे विदेश, और हमारे बच्चों के हाथ में या तो उनको गलत हरकतें सिखाएंगे या उनको अग्निवीर बनाकर 23 साल में रिटायर करेंगे। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार कौन बनाएगा? आज 42% लोगों ने नौकरी ढूंढनी ही बंद कर दी है। वो इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं। सरकार नौकरी बना नहीं रही है, जो कंपनी नौकरी बनाती है उनको बेचा जा रहा है। 60 लाख सरकारी पद
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खाली है, वो खाली क्यों है? क्योंकि आप ठेके पर लोगों की भर्ती करना चाहते हैं 4-4 सालों के लिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है। 5 अगस्त को जब हमने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया, तो उन कानों पर भी जू रेंगी और उसकी गूंज पहुंची जिन पर जू नहीं रेंगती थी, और मुद्दा भटकाने के लिए एक व्यर्थ का शगुफा छोड़ा गया। आप कितने भी शगुफे छोड़िए, महंगाई तो कम कीजिए, रोजगार तो बनाइए। लगातार सड़क से संसद तक की लड़ाई हम लड़ने को प्रतिबद्ध हैं, और इसीलिए 5 सितंबर को 4 सितंबर को एक ऐतिहासिक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम महंगाई पर हल्ला बोल रैली है। 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर, और आम जनता से, आम जनमानस से, जिसकी कमर इस महंगाई ने तोड़ी है, हम यही आशा करते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए जो भी डिफरेंसेस हैं उसको भूलकर हमारे साथ जुड़िएगा और इस ऐतिहासिक रैली को सक्सेसफुल बनाइएगा। 4 सितंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली है, जिसमें देश के तमामों कोनों से लोग आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, और इस सोती हुई सरकार को, जो हर बार मुद्दा भटकाने की, मुद्दा विहीन राजनीति करने की कोशिश करती है, उसको महंगाई पर हल्ला बोल करेगी और बेरोजगारी पर हल्ला बोल करेगी। आपके सवालों का स्वागत है। आशा करती हूँ सवाल पहले महंगाई पर। मुझे लगता है पत्रकार के नाते आप मुझसे जितने तीखे सवाल पूछिए, मैं उसका स्वागत करती हूँ, आपके सवाल का भी स्वागत है। लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं। 410 का सिलेंडर अगर आज 1200 में बिक रहा है, तो हमारे और उनके दामों को आप कंपेयर कर लीजिए, आप बेरोजगारी को कंपेयर कर लीजिए, आप महंगाई को कंपेयर कर लीजिए। और इतनी निर्लज्जता है इस सरकार में कि जब मुद्दों पे बात करो तो मुद्दा विहीन बात करते हैं। जब हम महंगाई पर हल्ला बोल रहे थे 5 अगस्त को, तो ये कौन से शगुफे छोड़ रहे थे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूँ। मेरा अपना मानना है कि बढ़ते हुए दाम पर अंकुश लगना चाहिए, और लगना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दाम बेरोजगारी और कम आय और लो ग्रोथ के दौरान बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के 83% लोग पिछले 2 साल में उनकी आय घटी है, लेकिन 100 की बिलियनर की संख्या 142 हो गई। 52 लाख करोड़ उनके ऐड हुए। कॉर्पोरेट टैक्स कट होता है, रसोई गैस का दाम क्यों नहीं कट हो सकता? तो मैं आपकी बात का स्वागत करती हूँ, समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आंकड़े बताते हैं आपको। और सब्सिडी हम देते थे, मोदी जी ने क्या किया? उज्ज्वला किया और गैस सिलेंडर पे सब्सिडी कम कर दी। 4.5 करोड़ महिलाएं जिनकी आंखों के आंसू आपको याद आते थे, आज आपको याद नहीं आते। क्यों नहीं 4.5 करोड़ महिलाएं भरा पा रही है गैस सिलेंडर? क्योंकि लोगों के पास 1200 रुपए गैस सिलेंडर भराने के लिए नहीं है। और मैं इस कमरे में कह सकती हूँ लोगों के पास नहीं है। आप गरीब, निम्न मध्यम वर्ग भूल जाइए, मध्यम वर्ग के पास भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना एक बात है, आज चुनी हुई सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन हैं, उनके पास नीति निर्माण का प्रयोजन है, और जब वैश्विक दाम घट रहे हैं तो दाम को ना घटाना कहीं ना कहीं सरकार का दोगलापन जरूर दिखाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके लिए रोड शो निकाला जा रहा है। लगातार देखा जाए तो बीजेपी पश्चिमी यूपी पर फोकस कर रही है,
राष्ट्रपति, संगठन महामंत्री, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा डर यही है? महंगाई और बेरोजगारी ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट की नींद उड़ाई हुई है। और अगर ऐसा ना होता तो बहक कर उनके सांसद संसद में खड़े होकर सदन में ये ना कहते कि फ्री फंड का खाना खा रहे और महंगाई है ही नहीं। बहक कर निर्मला जी ये ना कहती मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती हूँ। आज ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसने सरकार की नींद उड़ाई हुई है। इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप जो भी कर दीजिए, लेकिन देश के लोगों को आज ये दो मुद्दे बेहद सता रहे हैं और इसके समाधान की जरूरत है, मुद्दे भटकाने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरों से सवाल लूं फिर आपके पास। आपने कहा डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आप अपने स्टेट में जो आपके प्रदेश है क्या उसमें डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे या सिलेंडर के दाम भी कम करेंगे? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इसी सवाल को भाजपा यूज करके बहकाती है लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं देना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि आपने यह सवाल पूछा मैं एक आंकड़ा आपको दे देती हूँ। 3 चीजें जीएसटी के प्रारूप से बाहर रखी गई जब जीएसटी लाया गया। जो जीएसटी हम बात करते थे जीएसटी लाने की, वो जीएसटी था जिसमें हर चीज समावेशित होती, लेकिन क्योंकि मोदी जी को जल्दी थी, अपना नाम अपना स्टैंप लगाना था, तो जीएसटी जल्दी हबड़ तबड़ में ले आए। हबड़ तबड़ का प्रयास ये था कि पेट्रोल, डीजल, रियल एस्टेट और शराब आपका, ये 3 चीजें जीएसटी के प्रारूप से बाहर रही। क्योंकि बाहर रही तो स्टेट्स इस पर वैट लगाते हैं, ये बात मैं मानती हूं, लेकिन जो टोटल टैक्स अब पेट्रोल और डीजल पर सरकार इकट्ठा करती है वो 3 तरह से इकट्ठा करती है। वो एक्साइज के माध्यम से इकट्ठा करती है, राज्य सरकारें उसको वैट के थ्रू इकट्ठा करती है, और केंद्र सरकार सेस लगा के इकट्ठा करती है। केंद्र सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 2014 से, 1-2 बार नहीं 13 बार, और 2 बार घटाई है। 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाली केंद्र सरकार ने अकेले 27 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। क्यों कमाए हैं? ये राज्यों के साथ साझा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको भी यहाँ पे बताना जरूरी है कि एक्साइज ड्यूटी 3 तरीके की होती है, बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज अगर बढ़ती है तो राज्यों के साथ साझा होती है, लेकिन इन मुनाफाखोरों ने बेसिक एक्साइज नहीं बढ़ाई। जब 13 बार बढ़ाई तो स्पेशल और एडिशनल एक्साइज बढ़ाई गई, जो सरकार, जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कोष में जाती है। राज्यों को जहां पर 3 रुपए प्रति लीटर डीजल का मिलता था टैक्स 2014 के पहले, प्रति लीटर मिलता था डीजल पर, वो 57 पैसे हो गया है। तो राज्यों से यह अपेक्षा करना कि राज्य काट दे, चाहे वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित हो, मुझे लगता है थोड़ा बेईमानी है, बेईमानी है, ये गलत बात है। पैसा और मुनाफाखोरी केंद्र सरकार कर रही है, जब काटना है तो राज्य सरकार काटे। और एक बात और भी बतानी जरूरी है, 72,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों का केंद्र के पास जीएसटी के रूप में बकाया है। वो पैसा आप दे नहीं रहे हैं और वैट आप काट दो का जुमला चला रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ये नाइंसाफी है किसी भी राज्य सरकार के लिए, कांग्रेस, विपक्ष या इवन भाजपा की सरकारों के लिए। और इसीलिए भाजपा के जो वित्त मंत्री है वो जीएसटी काउंसिल में कुछ और बोलते हैं, बेचारे कैमरे पर निकलकर कुछ और बोलने को विवश है। अभी मैं पहले महंगाई पर बात करूँ। 1 मिनट सर, आपका हो चुका है, मैं बाकी सवाल लेके आपके पास आऊँगा। और किसी को महंगाई पर सवाल पूछना है तो मेरा महंगाई से, हाँ बताइए। 2 मुद्दों पर मोदी जी की और भाजपा की नींद उड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि इन 2 मुद्दों से 2024 के चुनाव में तस्वीर बदल जाएगी? दूसरे, आपने 28 लाख करोड़ की बात की, क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी इस कदर है कि जो 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाला गया था, 23 करोड़ वापस चले गए। पूंजीपतियों की संख्या 100 से 142 हो गई है, लेकिन 83% इस देश की आबादी आज 2 साल से कम
कमा रही हैं। आप मुझे बताइए, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, लाखों एमएसएमई छोटे मझोले उद्योग बंद हो गए। आप मुझे बताइए कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? जिस तरह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और एक बात ये भी सच है कि ना कोरोना के पीछे छुप सकती है सरकार और ना यूक्रेन की वॉर के पीछे छुप सकती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो कोरोना का पहला केस आने से पहले ही ठप हो चुकी थी नोटबंदी और जीएसटी के कारण। ग्रोथ रेट 8.2% था 2016 में, जो 2020 में कोरोना के पहले 4.1 होके आधा हो चुका था। तो मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था सुधरी है। 2024 ही नहीं, हर चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आज आम आदमी का जीना वाकई में दूभर हो चुका है। आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको पता चलता है दूध 2 रुपये बढ़ गया, फलानी चीज 2 रुपये बढ़ गई, और हर कानून इस देश में अब गरीबों को छोड़ के अमीरों के लिए बनाया जा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको उपयुक्त स्पेस देंगे और इस पर बात करेंगे। उससे पहले मायावती जी ने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करके विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा अगर हमारी तरह अन्य दल भी दलगत राजनीति छोड़ के आपका समर्थन करते तो एक नया इतिहास बन जाता। इसको किस तरह देखते? मायावती जी तो नया इतिहास बना ही रही है। विपक्ष में रह के सत्ता पक्ष के साथ कैसी जुगलबंदी होती है वो सबको उत्तर प्रदेश में भली भांति पता है। मायावती जी भी इस बात से वाकिफ है। धन्यवाद।